हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शंस शुड यू बी टेकन टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। यहाँ पे बात की है, अगर आपको क्या करना है, इंसर्ट करनी है कोई भी नई रो या फिर कोई एक नया कॉलम कहाँ पे, आपकी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर स्प्रेडशीट क्या होता है, लाइक जैसे आपका एक्सेल है, तो एक्सेल इज़ अ टाइप ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो अगर आपको क्या करना है, किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर कोई नई रो और कॉलम ऐड करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो एज पर ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है, राइट क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग रो और कॉलम एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। तो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। होता है क्या है, जैसे आपको कहीं भी कोई रो या कॉलम ऐड करनी होती है, किसके अंदर, आपके एक्सेल के अंदर या फिर आपका कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो आपको क्या करना पड़ता है, लाइक जैसे मान लेते हैं आपकी एक्सेल की शीट आ गई है आपकी। अब आपको क्या करना है, अभी आप यहाँ पे हो, सपोज कर लेते हो अभी आप यहाँ पे हो। तो जब आप कॉलम ऐड करोगे या फिर रो ऐड करोगे, तो रो कहाँ ऐड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ऐड होती है। और जो आपका कॉलम होता है, तो कॉलम कहाँ ऐड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका बैक साइड में वो ऐड होता है। लाइक कभी आप यहाँ पे हो, तो जब आप कॉलम इंसर्ट करोगे, तो इंसर्ट कॉलम कहाँ पे ऐड होगा, उसके बैक एंड साइड पे ऐड होगा। तो ऐसे करके आपने जस्ट चीज़ें समझनी होती हैं। बाकी जब आपको इंसर्ट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। उसके बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाती है। वहाँ पे विंडो ओपन होने के साथ आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, इंसर्ट किस चीज़ को करना है, इंसर्ट रो को करना है कि इंसर्ट आपको कॉलम को करना है। वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि इंसर्ट आप रो करेंगे या फिर इंसर्ट आप कॉलम करेंगे। अब इससे देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जब भी आप कोई नई रो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, एक रो जो कि आपकी न्यू है, उसको आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो कहाँ पे, आपके एक्सेल के अंदर। तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आप बोलेंगे कि सर जो हमारा एग्जिस्टिंग सेल है, या फिर जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसे लिख लेना आप, कि जो सर हमारा सिलेक्टेड सेल होता है, उसके क्या होता है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, रो ऐड होती है। ठीक है, जो हमारे पास न्यू रो होती है, वो कहाँ होती है, सिलेक्टेड सेल से अब हमारे क्या होती है, वो ऐड हो जाती है। ये मतलब होता है इसका, जब आप नई रो ऐड करते हैं कहाँ पे, या फिर इंसर्ट करते हैं आपके बेसिकली किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर, तो होता है क्या है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग सेल होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होती है, आपकी नई रो ऐड ऐड हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उसके बारे में। लाइक जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या आ गया, आपकी एक एक्सेल की शीट आ गई है ना, ये आपकी एक्सेल की शीट आ गई एक कॉमन सी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपको पता है आपके जो कॉलम्स होते हैं आपके ऐसे स्टार्ट होते हैं ABC, और यहाँ पे रो आपकी होती है 1 2 3 4 5, ऐसे करके स्टार्ट होती है ना। अभी आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, सिंपल मान लेते हैं अभी आप यहाँ पे हो, इस जगह पे हो। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी सेल के ऊपर होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डार्क ब्लैक हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस सेल के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक होने के बाद मुझे ऑप्शन आ गया अलग अलग, कॉन्टेक्स्ट मेनू मेरा खुल गया। वहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया इंसर्ट रो का। फिर मैंने क्या किया, इंसर्ट रो वाले ऑप्शन को मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने क्लिक किया, इस टाइम पे होगा क्या, यहाँ पे मेरी एक नई रो ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसकी आउटपुट बनाऊँ आपके लिए, तो आउटपुट कैसे बनेगी, आपको आपकी आउटपुट ऐसे बन जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे करके मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। ओके, होता है क्या, जैसे आपको क्या था आपके पास नंबरिंग, जैसे यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे आपके 3 नंबर पे आपने ऐड किया ना, तो 3 4 5 और 6। होता है क्या है, एक्चुअल में आपने ऐड कहाँ पे किया था, एक्चुअल में जब आपने ऐड किया था, तो जो आपको 4 नंबर दिख रहा है, ये पहले 3 नंबर था। तो मतलब आपने जब ऐड किया, तो आप तब यहाँ पे थे। तो जैसे आपने ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली एक रो कहाँ, ऊपर जैसे ऐड होगी। तो यही मैंने लिखा है वहाँ पे, कि जब भी आप कोई नई रो इंसर्ट करते हो, तो जहाँ पे आपका, जहाँ से आपने उसको ऐड किया है, उससे जस्ट ऊपर क्या होती है, एक नई रो ऐड हो जाती है। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है, वो आता है हमारा कॉलम का, कि जब भी हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम ऐड करते हैं, वो भी आप लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या पूछा जाता है कॉलम के बारे में, उसको आप यहाँ पे लिख लेना, कि जब भी क्या करते हैं आप एक नया
कॉलम ऐड करते हैं कहाँ पे, आपकी किसी ना किसी स्प्रेडशीट की प्रोग्राम के अंदर या फिर आपकी एक्सेल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका करंट सेल होता है या फिर जो आपका सेलेक्टेड सेल होता है, सेलेक्टेड सेल से क्या होता है, उसके प्रीवियस साइड क्या हो जाता है, आपका कॉलम एक ऐड हो जाता है। ठीक है, आपका एक कॉलम क्या हो जाता है, वहाँ पे ऐड हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं एग्जांपल इसी में ले लेता हूँ एग्जांपल, कि मान लेते हैं अभी आप यहाँ पे थे, ठीक है, अभी आप कहाँ पे थे, अभी आप यहाँ पे थे। अब ये कौन सा कॉलम है आपका, ए बी सी डी एंड ई आपका कॉलम है ना, यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा ऐसे ही। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर किया, आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट कॉलम। तो जैसे आपने इंसर्ट कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो होगा क्या, आपका एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, मतलब ई आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मैं यहाँ पे एक हल्की सी आउटलाइन बना देता हूँ आपके लिए। आप जैसे देख रहे थे ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना। अब होता क्या है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे आपने कहाँ पे ऐड किया, आपने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, आपने जो ऐड किया आपने यहाँ पे ऐड किया, ई वाले के पास आपने ऐड किया। तो हुआ कि यहाँ पे ई वाला जो एक्चुअल में पुराना ई था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, एफ में शिफ्ट हो गया, और एफ वाला आगे किस में शिफ्ट हो गया, जी में शिफ्ट हो गया। बोलने का मतलब है कि आपका अभी सिलेक्टेड सेल कौन सा आपको दिखेगा, ये वाला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, जब भी आप कोई चीज़ ऐड करते हो तो जो आपका कॉलम है वो कहाँ ऐड होता है, वो पीछे की तरफ ऐड होता है, पिछली साइड वो ऐड होता है। तो ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक कॉलम ऐड करते हो तो वो कहाँ पे ऐड होता है, तो आप बोलेंगे कि सर जहाँ पे एग्जिस्टिंग हमारा सेल था उससे जस्ट पीछे हमारा क्या ऐड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉलम ऐड होता है। और अगर रो की बात की जाए तो रो सर जस्ट हमारी अबव द करंट, जो हमारा करंट हमारा सिलेक्टेड सेल है या फिर रो है, इससे ऊपर हमारी, जब भी हम नई रो ऐड करते हैं तो वो जस्ट हमारी ऊपर ऐड होती है। और ये कैसे होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये हमेशा लिखना है अपने कॉपी पे कि ये मैं बात कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट की। इसके अलावा बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आप ऊपर ऐड कर सकते हैं, राइट में ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट में ऐड कर सकते हैं। पर बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई चीज़ ऐड ऑन करते हैं तो वो कैसे ऐड ऑन होती है और कहाँ पे ऐड ऑन होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एज़ पर क्वेश्चन तो चलो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फार्मूला कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किसी रेंज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्स फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि मीन फंक्शन होता है जिससे हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है किसी रेंज के अंदर, ये आपके पास आ गया एक रेंज आ गई, मान लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं दो कॉलम ले लेता हूँ, ए कॉलम आ गया, बी कॉलम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आपका ये ले लेता हूँ रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4। अब इसके अंदर डाटा डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं डाला, यहाँ पे मैंने ट्रू डाल दिया। फिर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ए बी सी डाल दिया, यहाँ पे मैंने 30 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 90 डाल दिया और यहाँ पे मैंने 70 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू मैक्स, क्योंकि एक्सेल में हमेशा जो फॉर्मूले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से सिंबल से स्टार्ट होते हैं, इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होते हैं। तो मैक्स हमने लिखा, फिर मैक्स के अंदर हम क्या डालेंगे, हम रेंज देंगे। तो रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी सर हमारा स्टार्टिंग सेल। तो स्टार्टिंग सेल मुझे बताओ कौन सा है, आपका ये वाला स्टार्टिंग सेल है ना, ये वाला स्टार्टिंग सेल है। और इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का पता क्या है, तो इस सेल का पता है कि सर कॉलम हमारा ए है और रो हमारी क्या है, 1 है। इसका पता क्या बन जाएगा, इसका पता बन जाएगा A1, ठीक है। और रेंज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये वाले सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम रेंज देते हैं एक्सेल के अंदर तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें कॉलन सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। ये भी छोटा पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अब आप मुझे बताओ लास्ट रेंज कहाँ पे आपकी, लास्ट रेंज कहाँ पे है, तो लास्ट सर हमारी ये वाली है, लास्ट डाटा हमारा कहाँ है, ये हमारा सर लास्ट डाटा है। तो लास्ट डाटा मुझे खुद बताओ कहाँ पे दिखेगा आपको, सर बी और ये हमारा 4, बता इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा,
इंटरसेक्शन पॉइंट सर बी से हमारा यहाँ पे मिल रहा है और 4 से हमारा यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इस सेल का एड्रेस कितना है, इस सेल का एड्रेस है हमारा सर B4। तो लास्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, रेंज A1 से लेके B4। मतलब अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा टेबल है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये पूरी रेंज क्या होगी हमारी, सेलेक्ट होगी। अच्छा सर इसकी आउटपुट क्या आएगी, खुद बताओ। इस इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन सभी में सर सबसे बड़ा हमारा नंबर 90 है। तो यहाँ पे आपको आंसर कितना देखने को मिलेगा, 90 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिफाई होगी साथ में, कि सर जैसे आपने मेन फंक्शन में बताया था कि जो हमारा एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ना मैक्स फंक्शन के लिए भी क्या करता है, उसको हटा कर देता है या फिर इग्नोर कर देता है। इग्नोर क्या क्या चीज़ें उसने इग्नोर कर दी। तो इग्नोर वाली चीज़ें मैं इनको ब्लैक में हाईलाइट कर देता हूँ। लाइक जैसे इसने ट्रू था, ठीक है, ट्रू क्या है, एक हमारे पास एक लॉजिकल वैल्यू है तो इसने इसको इग्नोर कर दिया। इसके अलावा ABC हमारा एक टेक्स्ट वैल्यू थी तो इसने इसको इग्नोर कर दिया। इसके अलावा सर यहाँ पे एक ब्लैंक कुछ भी नहीं था, यहाँ पे खाली था ये, तो इसने क्या किया, इसको भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया। बाकी सभी को इसने चेक किया और इसके अकॉर्डिंग इसने देखा 90 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसने क्या किया, मुझे 90 एज एन रिजल्ट मुझे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच टैब इज द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप लोकेटेड इन MX। ये बात की है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। देखो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप खुद बताओ, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, जो डाटा को क्या कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सर वो हमें डाटा ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपको एग्जाम में अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगानी होती है ना। कोई पर्टिकुलर चीज़ हम कहाँ पे रखते हैं, हम उसका ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो उससे रिलेट करता है। लाइक मुझे मेरे डाटा को सॉर्ट करना है या फिर मुझे मेरे डाटा को फिल्टर करना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा मेरे डाटा ग्रुप के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रो हाइट इन द सेल इन द स्प्रेडशीट। यहाँ पे बात की है, आपका जो रो की हाइट होती है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे करेक्ट पूछी है, इनकरेक्ट नहीं पूछी है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द रो हाइट आर 509 एंड 0। देखो उल्टा नहीं होता ये, है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सेकंड हमारे पास दे रखा है, अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द रो हाइट इज 409 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो आपका अपर बाउंड होता है या फिर लोअर बाउंड होता है, सिंपली बात कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो हाइट कितनी जा सकती है उसकी 409 जा सकती है, और जो सबसे कम हाइट कितनी होती है, सबसे कम हाइट हम कितनी दे सकते हैं, 0 वहाँ पे हम दे सकते हैं। तो एज पर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जब भी आप कॉलम में रो हाइट की बात करते हैं तो रो हाइट कुछ नहीं होता है। लाइक जैसे ये आपका एक्सेल की शीट आ गई ना, अब इसमें जो आप यहाँ पे देखते हो, जो आप यहाँ पे देखते हो, ये आपकी रो की हाइट है ना, ये क्या आपकी, ये रो की हाइट है। मान लेते हैं ये आपकी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है ना। तो यही पूछा है कि जो एक रो की हाइट होती है उसको आप कम से कम कितना कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो। तो कम से कम आप कितना कर सकते हो, 0 कर सकते हो। 0 का मतलब है कि वो रो आपने छुपा ही दी, हाइड ही कर दी एक तरीके से। तो कम से कम आप 0 कर सकते हैं रो की हाइट को, और मैक्सिमम एक रो की हाइट को आप कितना बड़ा कर सकते हो, तो मैक्सिमम आप 409 पॉइंट तक आप बड़ा कर सकते हो। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा था कि बट आर द लोअर एंड अपर बाउंड या फिर अपर हाइट फॉर द पर्टिकुलर रो इन एन एक्सेल। अब ये कौन से एक्सेल की वर्जन की बात की है, यहाँ पे 2010 की बात की है ना। इसी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2010 के, तो ये अपने कॉपी पे जरूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में पूछा जाता है, तभी मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें आपने नोट करके लिखनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम अवेलेबल इन MS एक्सेल 2010। देखो जब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम कॉलम की, तो कितने मैक्सिमम कॉलम होते हैं, मैंने आपको बताया था, आपने एक नंबर याद करना है, 16,384। जब हम JYT की प्लेलिस्ट देखते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट करवाई ये चीज़ें कि एक्सेल में ना कॉलम के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा रो के बारे में पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास रोज़ होते हैं, तो वो भी हमारे पास पूछा जाता है। तो ये मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि कॉलम हमारे मैक्सिमम कितने होते हैं, 16384। ये आपने याद ही कर लेना नंबर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच टैब ऑफ द रिबन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। देखो कौन से
टैब ऑफ रिबन में आपको सॉर्ट एंड फिल्टरिंग देखने को मिल जाएगा, इजी है। वही चीज़ हमारा सर डाटा टैब के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच मेनू टैब इज़ यूज टू एक्सेस द सेव और सेव एज ऑप्शन। देखो आपको अगर सेव ऑप्शन देखना है या फिर सेव एज ऑप्शन अगर आपको देखना है तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हमें सर हमारे फाइल मेनू के अंदर देखने को मिलता है। लाइक जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे ना एक मेनू होता है, इस मेनू को बोला जाता है फाइल मेनू। तो जैसे आप फाइल मेनू को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लाइक आप एक फ़ाइल न्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जब आप इस मेनू के ऊपर जाते हैं, इस मेनू के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप एक नई फाइल बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा आप प्रिंट ले सकते हैं अपनी किसी फाइल का, इसके अलावा आप प्रिंट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं वहाँ पे। ये सारे आपको ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे यहाँ पे पूछा है कि आप डॉक्यूमेंट आपका है उसको सेव कर सकते हो, या तो डॉक्यूमेंट को आप सेव एज भी कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं ना, अदर ऑप्शंस भी होते हैं जिनको हम ऑप्शंस के नाम से यहाँ पे जानते हैं, तो ये आपको लास्ट में देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, जब आप फाइल मेनू के अंदर जाते हैं। तो इसी में से पूछा गया था क्वेश्चन कि जब आपको सेव या फिर सेव एज अगर आपको ऑप्शन यूज़ करना है तो आपको कौन से मेनू के अंदर जाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि सर हमें फाइल मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सेल एड्रेस ऑफ फॉर द सेकंड कॉलम एंड द थर्ड रो। देखो सेकंड कॉलम और थर्ड रो अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लाइक ये आपका आ गया एक्सेल का, ये आपका ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ये तीन कॉलम बन गए। अब हम रो बना लेते हैं। तो ये हमारी रो 1, ये रो 2 और ये 3। अब यहाँ पे क्या बात की है क्वेश्चन में, बोल रहा है सेकंड कॉलम, है ना। यहाँ पे क्या बात की है, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम कौन सा है सर, हमारा बी। बी सेकंड कॉलम हो गया। और थर्ड रो कौन सी आ गई हमारे पास, ये। मतलब किसकी बात कर रहा है, यहाँ से ये सेकंड और यहाँ से ये थर्ड। मतलब कौन से सेल की बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन में सर ये वाला जो सेल है हमारी, इसकी बात की जा रही है। तो एड्रेस क्या हो जाएगा सर हमारा, B3 यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा ना कैसे हम किसी सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या एड्रेस होते हैं, हम कैसे किसी एड्रेस को निकालते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उतनी बार आपके क्या होंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे आपका जो बेस है वो बनता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टैब on the Microsoft Excel ribbon provide access to options related to opening और saving file in MX Excel 365। देखो वही चीज़ घुमा फिरा के पूछी गई है कि जो आपको ऑप्शंस हैं ये सारे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, कि आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो किसी फाइल को, या तो किसी फाइल को सेव कर सकते हो। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपको ओपन का ऑप्शन दिख जाता है, सेव का ऑप्शन दिख जाता है, कहाँ दिखता है, तो सर वो हमारे फाइल टैब के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द इंटायर वर्कबुक। अगर आपको क्या करना है, पूरी की पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करना है, कहाँ पे, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है, Ctrl+A आपकी यहाँ पे शॉर्टकट कमांड बन जाती है। बाकी Ctrl+S आपको सभी को पता है, जब हमें किसी वर्कबुक को सेव करना होता है तब हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं। पर अगर आपको पूरी की पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड क्या आती है, Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑप्शन टू एडिट सेल। तो एडिट सेल की हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। एडिट सेल का शॉर्टकट कमांड क्या होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एडिट सेल के लिए हम शॉर्टकट कमांड F2 का यूज़ करते हैं। सर हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एडिट सेल आपको जो ऑप्शन होता है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर कौन से बार के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सर हमें हमारे फॉर्मूला बार के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। समझ आ गया कि एडिट सेल की शॉर्टकट कमांड तो F2 होती है, पर अगर बात की जाए कि आपको ये ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि सर हमारा जो फॉर्मूला बार होता है वहाँ पे हमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट हेल्प यू टू कॉपी डाटा इन MX। देखो कॉपी डाटा के लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है, तो इसके लिए हम Ctrl+C का हम यूज़ करते हैं। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही Ctrl+Z जब हमें डाटा को अंडू करना होता है,
है ना। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल वाई आता है, जब हमें किसी टास्क को फिर से रिपीट करना है ना, तो उसके लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल वाई स्टैंड फॉर रीडू। वैसे ही कंट्रोल एक्स हम जब हमें किसी कंटेंट को कट करना होता है, फिर किसी चीज़ को कट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट डाटा इन एम एक्स एक्सेल। अगर आपको डाटा को पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज करते हैं। इजी क्वेश्चन है, काफी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग डाटा। आपका मेन मोटिव क्या रहता है कि आपको जब डाटा को सॉर्ट करना होता है एक्सेल के अंदर, क्यों आप सॉर्ट करते हैं डाटा को, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो, टू क्रिएट अ चार्ट, देखो सॉर्टिंग और चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। टू अप्लाई फॉर्मेटिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। सॉर्टिंग का मतलब होता है आप अरेंज करते हो डाटा को, तो इसका मतलब है सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। टू अरेंज डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बेस्ड ऑन वैल्यू, है ना। वो बेस्ड ऑन वैल्यू हम क्या करते हैं, डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे बोल देते कि मुझे कोई मुझे बोलेंगे आप क्या करो सर, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सॉर्ट कर दो। कई मुझे बोलेंगे नहीं सर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा क्या करो, सॉर्ट कर दो, है ना। बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कि हम क्या करें, बढ़ते क्रम में करें, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, घटते क्रम में क्या करें, यहाँ पर डाटा को सॉर्ट करें। तो वो हमारी मर्जी होती है ना। तो सॉर्टिंग डाटा का क्या बन जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एम एक्स एक्सएल 365 इफ़ यू सेट द हाइट ऑफ ए रो टू जीरो व्हाट हैपन टू द रो। देखो ये चीज़ मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर समझाई थी, और देखो वही चीज़ एज अ क्वेश्चन एग्जामिनर ने भी पूछ ली है कि जब आप किसी रो हाइट को जीरो सेट कर देते हो, तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप किसी रो को जीरो ही सेट करते हो, मान लेते हैं ये आपका एक्सेल आ गया, है ना, इसमें एक्सेल नंबर ये आपका रो 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये 3 आ गई। अब आपने क्या किया, जो रो आपकी 2 थी इसको आपने कितना सेट कर दिया, इसकी हाइट को आपने सेट कर दिया 0। तो जैसे आपने इसकी हाइट को 0 सेट कर दिया, तो अब आपको ये कैसे दिखेगी, तो अब आपको ये ऐसे दिखेगी कुछ, ठीक है। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, रो नंबर 1 दिखेगा, और यहाँ पे हल्का सा एक डॉट आएगा, आप इसको अनहाइड कर सकते हो। फिर इसके नीचे क्या बन जाएगी, आपकी रो 3 दिखेगी। अब यहाँ आप खुद देखो, पहले आपके पास 3 रो थी, अब कितनी रहेगी आपके पास, 2, है ना। मतलब आपको एक और 3 ही दिख रही है। इसका मतलब है जब आप हाइट 0 सेट कर देते हो, तो आपकी जो भी रो है जिसकी आपने हाइट 0 सेट की है, अभी मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैंने किसकी हाइट 0 सेट की, मैंने रो 2 की हाइट क्या कर दी, 0 सेट कर दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरी रो थी वो क्या होगी, हाइट होगी। तो वही क्वेश्चन है जो मैंने जस्ट आपको अभी ऊपर समझाया, तो वही देखो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इससे क्या होता है, इट हाइड्स द रो। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपको करंट डेट देखनी है, देखो बात की गई है करंट डेट को डिस्प्ले करने की, तो करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, डेट सिर्फ बोला है इन्होंने, डेट बोला है, तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टुडे फंक्शन का यूज़ करेंगे। होता क्या है कि जब आप टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, जो आपका एग्जिस्टिंग, अगर आपका सिस्टम का जो एग्जिस्टिंग डेट है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका कंप्यूटर आ गया, है ना। इस कंप्यूटर में मान लेते हैं डेट कितनी है, आज मान लेते हैं 21 तारीख है ना, ऐसे मान लेते हैं 21/8/26 है यहाँ पे, है ना। ये आपका एग्जिस्टिंग क्या है, कंप्यूटर के ऊपर आपकी क्या है, यहाँ पे टास्क बार के ऊपर आपको यहाँ पे डेट दिख रही है। अब आपने क्या किया, आपने अपना MS एक्सेल यहाँ पे ओपन कर लिया एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे रोज एंड हमारे पास यहाँ पे कॉलम होते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने ये यूज़ कर लिया, क्या यूज़ कर लिया आपने, टुडे फंक्शन का आपने यूज़ कर लिया। तो जैसे आपने टुडे फंक्शन का यूज़ किया, तो जो ये वाला सेल है, ये वाला सेल, इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, तो सर आप इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी जो आज की हमारी डेट है। आज की कितनी डेट है आपके कंप्यूटर के अंदर, कितनी डेट दिख रही है आज की, आज की डेट दिख रही है 21/8/2026। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21/8/2026, है ना। तो वो बेसिकली ऐसे आएगा, डैश की फॉर्मेट में आएगा आपके लिए ना, आपके सिस्टम में एक्सेल में डैश की फॉर्मेट में आएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, आपके एक्सेल के अंदर करंट डेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था करंट डेट। तो करंट डेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टुडे फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे नाउ फंक्शन पूछा जाता है। तो नाउ फंक्शन का मतलब क्या होता है, या फिर नाउ फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको करंट डेट और टाइम दोनों बताने हैं, है ना, अगर आपको क्या करना है, करंट डेट भी बतानी है प्लस
करंट आपको टाइम भी बताना है। तो उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर जो ये चीज़ें बताने का काम करता है, तब आपका नाउ राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे डे फंक्शन पूछा है, तो डे फंक्शन क्या होता है? डे फंक्शन क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ डेट बताने का, मतलब जो दिन होता है उसको बताने का काम करता है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ क्या करता है, जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये किसी दिनांक से केवल दिन बताने का काम करता है, मतलब डे बताने का काम करता है, बस ऐसे इसको समझ लो। बाकी टाइम, टाइम से पता लग रहा है, टाइम क्या करेगा? ये सर हमें टाइम बताने का काम करेगा ना, जो भी टाइम की वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं कि मेरा कंप्यूटर है, अभी सिस्टम है, इसमें अभी टाइम क्या हुआ है, 12:34 हुआ, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो टाइम में क्या आ जाएगा मेरे सिस्टम के अंदर, जब मैं टाइम फंक्शन यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा 12:34, और यहाँ पे कुछ जो सेकंड चल रहे होंगे तो वो भी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर देगा। तो वो कौन करेगा? टाइम फंक्शन हमारा कर देगा। डे फंक्शन वैसे ही हमें डे बता देगा, नाउ फंक्शन हमें डेट और टाइम दोनों बता देगा, और टुडे फंक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट हमारी डेट होगी वो हमें बताने का काम करेगा। तो सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कॉलम विड्थ टू फिट द कंटेंट इन एम एक्स एक्सेल। यहाँ पे बात की है, ऐसा कौन सी शॉर्टकट कमांड है जो कॉलम विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है, किसके अकॉर्डिंग? एज पर द कंटेंट ना, एज पर द कंटेंट क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी पड़ती है, Alt+O+I का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसके अलावा आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। माउस के थ्रू आप कैसे करेंगे? अगर आप माउस के थ्रू डबल क्लिक करेंगे ना, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे कहाँ पे? आपका जो कॉलम होता है ना, कॉलम के ऊपर आप अगर डबल क्लिक करेंगे ना, उसके थ्रू भी क्या हो जाएगा, आपका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, लाइक जैसे ये आपकी एक्सेल की शीट आ गई आपकी, है ना, सपोज कर लो, तो मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं आपकी एक्सेल की शीट आ गई, यहाँ पे आपने कोई डाटा लिखा इस सेल के अंदर, ठीक है, आपने क्या किया, इस सेल के अंदर मान लेते हैं कोई डाटा लिखा, आपने लिख दिया इसके अंदर कि दिस इज़ माई बुक, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि सर आपने जो डाटा लिखा वो तो बाहर चला गया, मतलब आपको दिखता है वो डाटा कहाँ चला गया, वो डाटा अगले सेल में चला गया, पर वो डाटा कहाँ होता है, वो डाटा इसी सेल के अंदर होता है, पर वो आगे आपको दिखाने के लिए चला जाता है। तो जैसे आप यहाँ से हटेंगे तो वो आपको आधा डाटा दिखेगा, आधा डाटा नहीं दिखेगा। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए वही बोला है ना कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर हो जाएगा, कॉलम की जो विड्थ होती है, जो कॉलम की ये चौड़ाई है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? वो सर हमारा जो कंटेंट है, हमारा कंटेंट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मतलब इतनी मुझे चौड़ाई चाहिए। तो इसको चौड़ाई को करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करें, या तो सिंपली हम माउस से क्या करें, यहाँ पे हम अपना माउस लेके जाएं ऊपर कॉलम की तरफ, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम डबल क्लिक इम्प्लीमेंट कर दें। दो चीज़ें हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे याद रख सकते हैं, पर एग्ज़ाम में ये चीज़ ही पूछी जा सकती है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट है उसको एज़ पर, या फिर जो कंटेंट है उसकी जो कॉलम की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो कौन से मतलब माउस के थ्रू आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो आप डबल क्लिक का यूज़ करेंगे। अब देखो जैसे आप ये शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे तो आपका जो ये कंटेंट है वो कैसे हो जाएगा, ये कंटेंट आपका ऐसे आ जाएगा, मतलब ये मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, तो जो ये यहाँ पे है ना, दिस इज़ माई बुक, वो ऐसे आ जाएगा पूरा, मतलब अब आपको अच्छे ढंग से दिखेगा। अब आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये मेरा बाहर चला गया, ठीक है, दिस इज़ बुक ऐसे करके आ गया मान लेते हैं। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका जो कॉलम की विड्थ है वो एज पर जो आपका कंटेंट है जो आपने लिखा है ना सेल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एज पर क्वेश्चन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट कर लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाती है ऐसी चीज़ें, तो इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इनेबल द एडिट मोड इन एम एक्स एक्सेल वर्कशीट वी शुड फॉलो। अगर आपको एडिट मोड अगर ओपन करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? तो एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फाइल में जाना पड़ेगा, फाइल में आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन में आपको एडवांस में जाएंगे, और एडवांस में आपको एडिटिंग ऑप्शंस का एक आइकन होता है या फिर ऑप्शन होता है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडिट मोड अपना एक्सेल के अंदर आप ओपन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है इसको ना अपनी कॉपी पे। बाकी इसके अलावा शॉर्टकट कमांड आपको पता ही है, एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, F2 का हम यूज़ करते हैं।
दो चीज़ें हैं, जहाँ मर्जी एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जाते हैं। हमेशा फाइल के अंदर, जो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था ना कि हमारे पास एक ऑप्शंस आता है, ठीक है, मैंने अभी आपको यहाँ जैसे बताया था ना, एक सेकंड, कहाँ गया वो, हाँ देखो, मैंने बताया था ना यहाँ पे फाइल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शंस आता है ना, तो ऑप्शंस के अंदर जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें एक नई विंडो ओपन, खुल एक हमारे पास नई विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उस विंडो के ऑप्शन, हमारे पास जनरल ऑप्शन होता है, इसके अलावा और भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है एडवांस का। तो एडवांस ऑप्शन के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें एडिटिंग विंडो ऑन करनी है कि ऑफ करनी है, वो हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और वही एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एज पर, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके आपने ये चीज़ें बस समझनी है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या एग्जामिनर आपसे डिमांड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इनेबल यू टू सेव अ वर्कबुक। अगर आपको वर्कबुक को सेव करना है तो आप किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल एस का हम यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको सेव एज की भी बताई थी शॉर्टकट कमांड, जो हम मैक्सिमम एक्सेल में बड़ी बार यूज़ करते हैं। ये मैंने काफ़ी बार बताई है आपको। सेव एज शॉर्टकट कमांड हम यूज़ करते हैं जब हम F12 का यूज़ करते हैं। तो F12 का मतलब क्या होता है, आप सेव एज जो है कमांड, उसका आप यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन एक्सेल 365 विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस कैन बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मूला अप्लाई टू अ स्पेसिफिक सेल। बात की जाती है अगर आपको फॉर्मूला देखना है, वैल्यू नहीं देखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना वैल्यू ही दिखती है, पर अगर आपको फॉर्मूला देखना है, किसी सेल के अंदर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला टेक्स्ट, और जो भी सेल का रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे मैं इसको विद एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। लाइक ये आपकी एक्सेल आ गया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये आपका एक्सेल आ गया ना, एक्सेल की शीट आ गई आपकी एक। ओके, अब आपने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, और ये हमारे पास कॉलम ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये हमारा डी आ गया। अब आपने क्या किया, जो डी आपका जो कॉलम था, या फिर जो डी आपका सेल था, ये वाला जो सेल था, ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाइए। जो ये वाला सेल था, इसके अंदर आपने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम। फिर आपने क्या किया, सम के अंदर आपने बोला, क्योंकि हमारे पास 1 है 2, तो आपने बोला B1। ठीक है, B1 क्या है, ये वाला आपका जो सेल है वो क्या, आपका B1 है ना, ये क्या आपका सेल B1। ठीक है, तो आपने क्या बोला, सम किसका करो, B1 का सम करो, किसके साथ, फिर आपने कॉमा लगा दिया। फिर आप B1 का सम किसके साथ करवाना चाहते हैं, तो मान लेते हैं आपने बोला कि B1 का सम मुझे करवाना है C1 के साथ, तो आपने क्या कर दिया, B1 कॉमा C1 यहाँ पे कर दिया। ओके, और ये आप कहाँ पे कर रहे हो, इस सेल के अंदर कर रहे हो ना, जो ये वाला सेल है इसके अंदर आप कर रहे हो। तो जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा और आपने क्या किया, आपने एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देगा, इसको उठाएगा और इसको उठाएगा, इन दोनों को प्लस कर देगा। 1 + 2 कितना हुआ, यहाँ पे 3 आपका बन गया। ठीक है, ऐसे करके आपने क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, जब आपने ये फॉर्मूला लिखा तब तो आपको ये दिखता है, पर जैसे आपने एंटर दबा दिया तब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही दिखती है, आपको फॉर्मूला नहीं दिखता है। पर इन फ्यूचर मान लेते हैं आपका मन किया कि मुझे सिर्फ फॉर्मूला देखना था, कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है जो मुझे दिख नहीं रहा है, अभी कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया, ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है, तो पर ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझे इसको देखना होगा, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप मान लेते हैं यहाँ पे चले गए। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो, बस आपको चेक करना है। तो मान लेते हैं आप यहाँ पे चले गए, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आपने एक फॉर्मूला यूज़ किया। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा देखने के लिए। आपने क्या यूज़ किया, इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट। फिर आपने क्या कर दिया, अब सेल रेफरेंस कौन सा है, मतलब आपको कहाँ का फॉर्मूला देखना है, सर हमें ये वाला फॉर्मूला देखना है, कि जो हमने D1 के अंदर जो फॉर्मूला लगाया है जिसकी वजह से आंसर 3 मेरा आया है, उस फॉर्मूला का मुझे देखना है। तो मुझे सेल रेफरेंस कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे D3 मुझे यहाँ पे सेल रेफरेंस देना पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसे मैंने इसको लगाया, उसके बाद जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस होने के बाद क्या होगा, जो मेरा ये वाला सेल है, इस सेल के अंदर मुझे क्या वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस सेल को ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं ये आपका सेल आ गया। इस सेल के अंदर आपको क्या आउटपुट देखने को मिलेगी, तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगी इक्वल टू सम, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, B1 एंड B1 कॉमा C1। मतलब जब नॉर्मल आप यूज़ करते हो फंक्शन, तो आपको आउटपुट में क्या देखने को मिलता है, हमेशा वैल्यू देखने को मिलती है, फॉर्मूला आपको कभी देखने को नहीं मिलता है। पर अगर आप चाहते हो, आपको देखना है कि पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जिस सेल का आपको देखना है कि उस सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको उस सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, उस सेल का पता देना पड़ेगा कि कौन से सेल की आप बात कर रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूँ D1 सेल की, है ना, D और 1। तो D1 सेल, सॉरी यहाँ पे 3 कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे D1 आएगा, सॉरी, है ना, यहाँ पे D1 सेल आ जाएगा। तो D1 हम जैसे एंटर करेंगे, तो उसके बाद हमें ये आउटपुट देखने को मिल जाएगी हमारे सेल के अंदर। तो ऐसे करके आपने चीज़ें ये अंडरस्टैंड करनी होती है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Excel 365 हाउ कैन वी चेंज द पेज ओरिएंटेशन। देखो, पेज ओरिएंटेशन अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर चेंज करनी है, तो आप कहाँ पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपके, मैंने ये बताया था कि प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ना आपके पास ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। तो आप क्या करेंगे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, बाकी इसके अलावा शॉर्टकट कमांड प्रिंट प्रीव्यू की पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट की हुई है। शॉर्टकट कमांड फॉर प्रिंट प्रीव्यू क्या होती है, Ctrl+F2 होती है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लैरिफाई हो गया। होता क्या है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करते हो ना, तो प्रिंट होने के टाइम आपको क्या दिखाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कैसा प्रिंट होकर निकलेगा। अब मान लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो मान लेते हैं आपका ऐसे है, वो पोर्ट्रेट में है, पर आप उसको चाहते हो कि आप उसको मतलब लैंडस्केप में प्रिंट करवाना चाहते हो, है ना, या फिर जो उसका पेज की ओरिएंटेशन है वो बदलना चाहते हो। ठीक है, मुझे ये ऐसे नहीं, मुझे पेज ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये पेज ऐसे करके प्रिंट निकालना है। तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। ठीक है, जैसे आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक आ जाएगा पोर्ट्रेट का, जो आपने ऑटोमेटिकली पहले से ही सिलेक्ट होगा पोर्ट्रेट। नीचे आ जाएगा लैंडस्केप का। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको कौन सा चूज़ करना है, आपको ये वाला चूज़ करना है, तो ये वाला कौन सा होता है, ये वाला सर हमारा लैंडस्केप होता है। तो जैसे आप लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट लैंडस्केप व्यू में क्या हो जाएगा, प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही पूछा है कि अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर पेज ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपका सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच चार्ट इन MS Excel 365 कंपेयर डिफरेंट आइटम्स ऑफ डाटा दैट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अरेंजिंग कैटेगरीज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वैल्यूज इन अ वर्टिकल एक्सिस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी चार्ट की बात कर रहे हैं, कॉलम चार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कॉलम चार्ट में होता है कि बेसिकली डेफिनेशन है कॉलम चार्ट की, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग डाटा को कंपेयर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है उनको हम कैटेगरी वाइज, या फिर हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्या करते हैं, कैटेगरी रखते हैं, और वर्टिकल एक्सिस में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को हम रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जस्ट आपने चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। तो सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा बाकी भी हमने चार्ट पढ़े हुए हैं, लाइन होता है, बार होता है ना, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके हम इनको भी बार बार डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। तो वर्कबुक की डेफिनेशन क्या होती है, तो वर्कबुक हम किसको बोलते हैं, तो सर वर्कबुक हमारा क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वर्कशीट कितनी होती है, 3 आपको वर्कशीट आपको देखने को मिल जाती है। होता है क्या है, देखो बेसिक बेसिक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होती है आपकी एक्सेल के अंदर, तो आप बोलेंगे कि सर सबसे बेसिक यूनिट हमारी सेल होती है। सेकंड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपके जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स मतलब हम मल्टीपल सेल्स जब हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक वर्कशीट बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वर्कशीट।
तो वर्कशीट क्या होती है कि सर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी वर्कशीट कैसी होगी, ये हमारे पास रोज आ गई, ये सॉरी कॉलम्स आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी एक कॉलम, और ये हमारी रो आ गई। तो वर्कशीट क्या होती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। समझ आ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वर्क बुक, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि वर्क बुक क्या होती है। तो वर्क बुक क्या होती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ किसकी, वर्कशीट्स की। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ठीक है, और वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट आपकी एक सिंगल पेज होती है। और जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे इन फ्यूचर, या फिर कभी आप एक्सेल देखेंगे, या फिर एक्सेल की आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीट यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसी करके होती लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका शीट नंबर 1, यहाँ पे आ जाएगी आपकी शीट नंबर 2, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी शीट नंबर 3। तो जो आपकी जिस शीट के ऊपर अभी आप काम कर रहे हो वो क्या होती है, आपकी वर्किंग शीट। तो वर्किंग शीट कौन सी है आपकी, यहाँ पे शीट नंबर 1। ठीक है, शीट नंबर 1 कुछ नहीं है, बस आपकी एक्सेल ही है, जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, जिस एक्सेल के ऊपर अभी आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ओके, तो शीट 1 क्या बन जाती है, ये आपकी जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो, तो ये आपकी शीट 1 बन जाती है। अब ये मैंने आपको इसलिए ड्रॉ करके बताई क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिफ़ॉल्ट, या फिर व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ स्प्रेडशीट, या फिर व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ फॉर द वर्कशीट इन एमएक्स एक्सेल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो है डिफ़ॉल्ट नेम फॉर द फर्स्ट वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में जो आपकी सबसे पहली वर्कशीट होगी उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा, अब खुद बताओ, उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या दिख रहा है आपको, तो सर उसका नाम हमें दिख रहा है शीट 1। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शीट 1। समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स आपको देखने को मिलती हैं, तो आप बताओ मैंने कितनी शीट्स यहाँ पे बनाएंगी, सर आपने 3 बनाई हैं। दूसरा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफ़ॉल्ट शीट्स कितनी होती है हमारी एक्सेल के अंदर। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, जैसे 2016 का वर्जन होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शीट हमें दिखाई जाती है। तो ये आपने नोट करना है कि डिफ़ॉल्ट शीट्स इन एक्सेल कितनी होती है हमारी, 3 होती है। मतलब हम ऐसे देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ जो हमारे पास वर्जन्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी 3 शीट होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। मतलब जब भी हम एक्सेल अपनी नई ओपन करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 की 3 शीट देखने को मिलेंगी। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस टू ओपन एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट अगर आपको ओपन करनी है, तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सर हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, फाइल टैब के अंदर। तो फाइल टैब के अंदर आपको वही जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया था, फाइल के अंदर आप ओपन में जाएंगे। ओपन के थ्रू आप क्या करेंगे, कोई भी आपकी फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन आज का हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, which of the following option is an example of an absolute cell reference specifying A1 in the MX Excel। यहाँ पे बात की है कि जब आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात करते हो, तो यहाँ में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एज पर ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात की है तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो, जब भी हम इसके अंदर एक्सेल के अंदर ना सेल रेफरेंस पढ़ते हैं, एक टॉपिक हम पढ़ते हैं किस चीज़ का, सेल रेफरेंस के बारे में। तो एक्सेल में जो हमारे सेल रेफरेंस होते हैं वो हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ लेते हैं रिलेटिव, एक हम पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट, और एक हम पढ़ लेते हैं मिक्स्ड। ठीक है, अब इन दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस क्या होता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव जो हमारे पास सेल रेफरेंस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम
मतलब रेफरेंस ले रहे हैं वो क्या करता है, वो रिलेट करके लेता है, जिसको जस्ट हम एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, इसका जो आगे नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे रेफरेंसेस के, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। इसको समझने के लिए बस आप इतना समझ लो, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो इसकी अभी आप एग्जांपल समझ लो, है ना। धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा आपका बेस इंप्रूव करूंगा, पर अभी आप जस्ट इसके एग्जांपल समझो। रिलेटिव की एग्जांपल क्या हुआ, रिलेटिव की एग्जांपल आ गया, जैसे मान लो A1 आ गया, इसके अलावा हमारे पास B4 आ गया, है ना। इसके अलावा मान लेते हैं कि AZ2 आ गया, है ना। ये सारे क्या बन गए, ये हमारे एग्जाम्पल बन गए किसके, रिलेटिव के। इसमें हम डॉलर सिंबल का यूज़ नहीं करते हैं रिलेटिव में, जबकि जो हमारा एब्सोल्यूट होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। तो कल को जैसे मान लेते हैं एग्जाम में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताओ इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा रो और कॉलम होता है दो, उन दोनों के आगे क्या लगाते हैं, डॉलर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे A1 था ना, तो मुझे A1 को अगर एब्सोल्यूट में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा $A और फिर $1। इसका मतलब मैंने क्या किया, तो जो सर मेरा यहाँ पे कॉलम था और जो मेरी यहाँ पे रो थी, इन दोनों के जस्ट पहले मैंने कौन सा सिंबल ऐड कर दिया, मैंने डॉलर सिंबल ऐड कर दिया। तो इससे ये क्या बन गया, ये मेरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन गया। पहले ये क्या था, जब मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो ये मेरा एक रिलेटिव सेल रेफरेंस था। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉलर ऐड कर दिया तो ये हमारा एब्सोल्यूट बन गया। इसके अलावा जो हमारा थर्ड होता है मिक्स्ड होता है। अब मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड में रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं मैंने कर दिया $A1, है ना। अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या किया, इसमें सर जो हमारा कॉलम था, है ना, इसके आगे मैंने डॉलर यूज़ कर लिया, और जो मेरी रो थी, रो के आगे मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। देख रहे हो ना आप, डॉलर हमने यूज़ किया, कॉलम के आगे डॉलर हमने यूज़ कर लिया, और रो के आगे मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, है ना। इसका मैं जस्ट उल्टा भी ले सकता हूँ। इसका उल्टा क्या बन गया, जैसे मान लेते हैं मैंने $1 कर दिया, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कॉलम के आगे कुछ नहीं लिया, पर मैंने रो के आगे क्या कर दिया, रो के आगे मैंने डॉलर यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम समटाइम क्या करते हैं, हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का ही यूज़ कर लेते हैं, तो उसी रेफरेंस को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड रेफरेंस हम उसको बोल देते हैं। तो जो अगर इस टाइप के कुछ एग्जांपल आएंगे तो वो आपके मिक्स्ड सेल रेफरेंस के एग्जांपल आएंगे। एब्सोल्यूट में क्या होगा, दोनों के आगे डॉलर लगा होगा, रिलेटिव में किसी के आगे डॉलर नहीं लगा होगा, मिक्स्ड में या तो रो या तो कॉलम, इन दोनों में से किसी एक के आगे डॉलर लगा होगा। बस ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है अभी के लिए। बाकी इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे या फिर सेल रेफरेंस जैसे हम आगे भी आएंगे, तब मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होता है ये कैसे वर्क करता है, रिलेटिव हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और एब्सोल्यूट हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। काफ़ी इजी चीज़ें हैं, बस आपको उस वे में समझाई नहीं जाती हैं। तो हम धीरे धीरे करके जैसे हम पढ़ेंगे, आपका नॉलेज बेस बढ़ाएंगे, उस अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें ईजिली क्लेरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना।